एलिमेंट की डेफिनेशन में रिपीट करें। इसे कहते हैं एलिमेंट। इसे पहली बात तो ये एलिमेंट ऑफ कंपाउंड मिलके प्योर सब्सटेंस का है, खाली सब्सटेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंस हो गया कि सब्सटेंस और प्योर सब्सटेंस कहना प्योर कहना जरूरी है, लेकिन पहले जो किताबें आती थी तो मैं सब्सटेंस का मतलब ही प्योर होता था। इम्प्योर को मैटर या मिक्सचर कहते हैं। तो दैट प्योर सब्सटेंस इन विच ऑल एटम्स, तो एलिमेंट की पहचान एटम से, ऑल एटम्स है सेम केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी क्यों? फिजिकल प्रॉपर्टी अलग हो सकती है। मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन की 3 मिसालें कि ऑक्सीजन में 3 तरह के एटम पाए जाते हैं। एक का मास 16 है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। एक का मास 17 है, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, मास फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। एक का मास 17 है, 16, 17, एक का 18। कार्बन के 3 तरह के एटम हैं, एक को C12 कहते हैं, एक को C13 कहते हैं, एक को C14 कहते हैं। ये मेनली C12 और C14 ये काम में आते हैं। C13 बहुत कम है, नेगेटिव है। और एक का मास 12 यूनिट है, एक का 13 यूनिट है और एक का 14 यूनिट। आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? तो मास जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। तो एलिमेंट की पहचान मास से नहीं होती, एलिमेंट की पहचान होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। और सेम एलिमेंट जब भी कहलाएगा जब ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। तो इफ ऑल द एटम्स है, ऑल एटम्स है सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वो कहलाता है एलिमेंट। दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड एलिमेंट। अब अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे। ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन्स के नंबर पे, और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जो है वो होते हैं किसके बराबर? प्रोटॉन्स के बराबर। तो ये जितनी भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन बदल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की कमर्ती होने से एलिमेंट के नाम पे फर्क नहीं पड़ता। जैसे सोडियम में तो सोडियम ही कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ने पे भी और इलेक्ट्रॉन कम होने पे। लेकिन प्रोटॉन अगर चेंज हो गए तो उसका नाम बदल जाएगा। देखिए जैसे कि 6 प्रोटॉन वाला एलिमेंट जो है उसको हम कार्बन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन कितनी है उससे? 6 हो या 7 हो या कम हो। 7 प्रोटॉन वाला एलिमेंट जो है उसको हम नाइट्रोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं? 1 प्रोटॉन वाला एलिमेंट जो है उसको हम हाइड्रोजन कहते हैं। एक से कम प्रोटॉन होंगे तो वो पार्टिकल हो सकता है। न्यूट्रॉन जो है वो खाली पार्टिकल है, पॉजिट्रॉन है और कई बहुत सारे पार्टिकल है। प्रोटॉन अगर नहीं है तो वो एलिमेंट के नाम से नहीं पुकारा जाएगा। एलिमेंट का नाम जब भी आएगा उसमें जब उसमें प्रोटॉन होंगे। और कौन सा एलिमेंट का नाम आएगा? जिस नंबर के प्रोटॉन होंगे। तो 100 क्या नाम है 92 एलिमेंट जमीन के अंदर अर्थ से नेचुरली निकाले जाते हैं तकरीबन। बाकी एलिमेंट जो है वो आर्टिफिशियली बने हैं न्यूक्लियर रिएक्शन से। वो पढ़ोगे न्यूक्लियर रिएक्शन का मैंने आइडिया नहीं दिया। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है? न्यूक्लियस चेंज हो जाता है। तो न्यूक्लियस के चेंज होने के प्रोसेस को न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं। और ये प्रोटॉन न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस क्या है? वो हिस्सा एटम का जो सेंटरमोस्ट हिस्सा या प्रोटॉन पाए जाते हैं वो हिस्सा न्यूक्लियस कहलाता है। सीधा सा वो जरूरी है सेंटर में जिस हिस्से में भी प्रोटॉन पाए जाए उस हिस्से को क्या बोलते हैं? एटम के न्यूक्लियस बोलते हैं। उसमें अगर चेंज आए तो वो न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाता है। उसमें अगर प्रोटॉन बदल गए तो एलिमेंट ही बदल जाएगा, नाम ही बदल देंगे। आम केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आती। आम केमिकल रिएक्शन में न्यूक्लियस जैसा था स्टार्टिंग में वैसे ही रिएक्शन के बाद भी होगा। प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी लेकिन न्यूक्लियर प्रॉपर्टी नहीं बदलेगी। तो इसलिए एलिमेंट का नाम भी नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन उपलब्ध है। ये बात समझ में नहीं आएगी। आम केमिकल रिएक्शन में प्रोटॉन जो चेंज आती है, केमिकल रिएक्शन में जो चेंज आती है, केमिकल चेंज जिसे हम बोलते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बदलता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डिटेल अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन्स की चेंज आती है, प्रोटॉन में चेंज
इसलिए एलिमेंट का नाम भी नहीं बदलता, क्योंकि एलिमेंट का नाम प्रोटॉन के, जो प्रोटॉन के नंबर है उसको नाम दिया गया एटॉमिक नंबर। क्या नाम दिया गया? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्योंकि उससे एलिमेंट की पहचान हो रही है। तो अगर वो एलिमेंट एक ही एलिमेंट के एटम है तो हर एटम के अंदर प्रोटॉन सेम होने चाहिए, तभी वो एक ही एलिमेंट के कहलाएंगे। अगर किसी में प्रोटॉन पूछे, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, तो उनके नाम भी अलग अलग हो जाएंगे। और मैंने अभी बताया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर कहते हैं। तो बेस्ट डेफिनेशन ट्रू एवरीवेयर अप टू एनी लेवल, किसी लेवल पे आप चले उस डेफिनेशन कभी गलत नहीं होगी। वो है कि एलिमेंट इज दैट सब्सटेंस इन विच ऑल एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर। आप लिख दें ब्रैकेट में सेम प्रोटॉन। वैसे तो जरूरत नहीं है, क्योंकि अपनी नॉलेज के लिए भी, उसके लिए जब हम भूल ना जाए ब्रैकेट में लिख दो सेम प्रोटॉन, ऑल एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर। यस, एलिमेंट की डेफिनेशन बात समझ में आ गई। अब एलिमेंट जो है, शुरू में दो तरह के एलिमेंट डिस्कवर हुए बहुत पहले, 100 साल पहले। कि दो तरह के एलिमेंट थे, एक को हम मेटल कहते हैं और एक को हम कहते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल बहुत थोड़े से थे उस जमाने में जो डिस्कवर हुए थे। जब इतने ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर नहीं होते थे, टोटल एलिमेंट की 25-30 डिस्कवर हुए थे, उसमें 4-5 नॉन मेटल थे, बाकी 15-20 मेटल थे। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, तकरीबन 1000-1500 साल पुराना। अब ये पहचान कैसे हो रही है मेटल है नॉन मेटल? ये मेटल की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज नॉन मेटल में, और वो प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज में, केमिकल नहीं है। केमिकल तो हर मेटल की दूसरे मेटल से अलग होगी, हर मेटल की नॉन मेटल से अलग होगी, हर नॉन मेटल की नॉन मेटल से अलग होगी। ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, नाइट्रोजन इज आल्सो नॉन मेटल। तो दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टीज में सेम सिमिलरिटी हो सकती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलरिटी नहीं होगी किसी हालत में, तो अलग अलग एलिमेंट। तो मेटल्स की कुछ खास प्रॉपर्टीज थी जिसको पहचाना गया। उनमें प्रॉपर्टीज जो थी कुछ खास, वो आज भी पाई जाती है। कि पहली बात तो मेटल जो होता है, मेटल ये मैलिएबल होता है। मैलिएबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, कोई लोग ये इसी चैप्टर में है। मैलिएबिलिटी कहते हैं कि अगर हम उस पर फोर्स लगाएं, उसको खींचें, तो वो शीट में बदल जाए, बर्फ में बदल जाए। तो जो आपके फॉइल्स आते हैं, फॉइल में बदल जाए। तो ऐसा एलिमेंट जिसको फोर्स लगाने पे, बीट करने पे, वो फॉइल में, अब तो मशीनों से फॉइल बनती है। हमारे बचपने में फॉइल की फैक्ट्री थी एक हमारे घर के पास। तो वहाँ पे वो दो पत्थरों के बीच में, स्मूथ पत्थर होते थे, उनके बीच में एक छोटा सा टुकड़ा रखते थे चांदी का, बहुत छोटा सा, जहाँ में 1 मिलीग्राम को 2 मिलीग्राम। उसके बाद उसको पीटते थे हथौड़े से, मुस्तकिल उसको मारते थे। वो मारने से जो होता है, वो फोर्स लगती है, तो वो पिचकता रहता है। पिचकने से क्या होता है, वो फैलता है। पिचकने से क्या होता है, वो तो फैलते फैलते वो इतना पतला हो जाता है कि उसको हम फॉइल कहते हैं। और यूज इट ऑन द स्वीट्स एंड दूसरी जगहों पे, खाने में, खीर में हम वो लगाते हैं। 2 तरह के फॉइल मिलते थे, चांदी के या सोने के। बाद में जब बेईमानी लोग करने लगे तो एल्यूमिनियम के फॉइल भी बना के बेचने लगे। एल्यूमिनियम को चांदी में फर्क नहीं पता चलता, आम आदमी नहीं पता चला, केमिकली तो पता चल जाएगा। कोई भी चांदी चमकती हुई चीज़, उसको उन्होंने कहा कि तो एल्यूमिनियम का फॉइल, हालांकि वो जहरीला होता है, नुकसान देता है। तो उस जमाने में ये था, फॉइल ऐसे बनता था। तो उसको कहते हैं मैलिएबिलिटी। प्रॉपर्टी को कहते हैं process of changing an element into a foil or a sheet is known as malleability. This property is known as malleability, और एलिमेंट को malleable बोलते हैं। बात समझ में आया क्या? malleable, तो एलिमेंट जो होते हैं, जो मेटल होते हैं, malleable होते हैं। फिर अगर उनको मत फोर्स लटका दें छोटे से पार्ट के ऊपर, तो उस जमाने में वो पतले फोर्स तो वजन लटका देते, तो वो खींचते थे
खींचने में जैसे आपने देखा हो गाड़ी चीज आप पका रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे वो है पथ जिससे बनती है, क्या कहते हैं उसे, अरे पथ जिससे बनती है गुड़। गुड़ अगर गाढ़ा हो जाए आप चम्मच से उसको ऊपर करें तो ऊपर नीचे से एक पतली सी वो बन जाती है। तो इसी तरह अगर मेटल को किसी छोटे से मेटल के पीस को बहुत भारी वजन से लटका दे तो वो आहिस्ता आहिस्ता खींचना शुरू हो जाएगा। और अब तो मशीनों से बनते हैं, खींचते खींचते वो बहुत ही पतला हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी जो है तार बनने की, इसको तार कहते हैं, इसको कहते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? मेटल्स आर डक्टाइल, प्रॉपर्टी को कहते हैं डक्टिलिटी। हर मेटल में प्रॉपर्टी पाई जाती है एक्सेप्ट फ्यू मेटल जहां ये प्रॉपर्टी कम होती है। मिसाल के तौर पे सोडियम है, सोडियम इज ए मेटल। सोडियम जो है वो इतना मेलेबल डक्टाइल नहीं है जितना सोना, मोस्ट मेलेबल और डक्टाइल जो है वो सोना है, गोल्ड है ना। उसके बाद फिर आता है आपका सिल्वर, कॉपर, ये सब मेलेबल। आयरन, आयरन के तार भी होते हैं, आयरन की शीट्स भी होती है। जो पनीर वो जो है आपका सोडियम, वो ऐसा है जैसे पनीर का पीस होता है ना छोटा सा, या जमा हुआ मक्खन, वो उसी तरह का होता है पीस। उससे आप अगर काटेंगे ना, उससे काट लेंगे, उससे आप कहीं से नाइफ से उसको, जैसे पनीर काटते हैं ऐसे उसको भी काट सकते हैं। तो मैलिबिलिटी उसमें होती है, मतलब अगर तो वो जो है वो पिचकेगा, लेकिन वो बहुत क्या होती है, कम होती है। ये प्रॉपर्टी सॉलिड से रिलेटेड है। मरकरी इज ए मेटल। मरकरी को अगर ठंडा करके उसके फ्रीजिंग पॉइंट तक ले जाओ, वो जमा दे उसे, सॉलिड बन जाए, और सॉलिड बनने के बाद आप मरकरी को चाहे उसको उसके वहाँ पे मैलिबिलिटी भी मिल जाएगी आपको और डक्टिलिटी भी मिल जाएगी। तो ये सॉलिड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज है, यानी मेटल सॉलिड फॉर्म में होगा तब ये प्रॉपर्टी शो करेगा। लिक्विड फॉर्म में एक ही मेटल है नेचुरल स्टेट में, वो है मरकरी। लेकिन अगर उसको सॉलिड बना वो भी प्रॉपर्टी शो। तीसरी बात मैंने देखी कि मेटल्स में जो होता है चमक होती है, खास चमक। जैसे आप देखें दरवाजों के जो हैंडल है उनमें खास चमक होगी, कॉपर के हो या ब्रास के हो। वो चमक जो है वो आपको शीशे में नहीं मिलेगी। वो चमक जो है आपको क्या, वैसी चमक जो है वो आपको सल्फर की बीच में नहीं मिलेगी, गंधक जिसे बोलते हैं। वो चमक आपको फास्फोरस में नहीं मिलेगी, वो चमक आपको कार्बन में नहीं मिलेगी, वैसी चमक जैसी चमक मेटल के अंदर होती है, उसे कहते हैं मेटेलिक लस्टर। चमक को कहते हैं लस्टर। और जो स्पेशल काइंड की चमक होती है क्या बोलते हैं, मेटेलिक। तो हर मेटल में थोड़ी मेटेलिक लस्टर भी होता है, सोडियम में भी पाया जाता है। उसके अलावा आगे चल के पता चला कि मेटल्स को थोड़ा सा एक सिरा गर्म करें तो दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है थोड़ी देर में। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और बाद में जब करंट डिस्कवर हुआ तो करंट एक सिरे पे करंट पास करो तो पूरे मेटल में कहीं भी टच करने करंट लग जाएगा। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड करंट या इलेक्ट्रिसिटी की बात है। ये सारी प्रॉपर्टीज मेटल में पाई जाती है। अच्छा, किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम। जैसे लेड इज ऑल्सो मेटल, लेकिन उसकी कंडक्टिविटी बहुत कम है, होती है नेग्लिजिबल, ये नहीं जीरो नहीं है, लेकिन है, लेकिन बहुत कम है। और बेस्ट कंडक्टर जो है वो सिल्वर है। बेस्ट कंडक्टर सिल्वर का रेशियो सबसे कम होता है। बेस्ट मैलिएबल गोल्ड है, मैलिएबल डक्टाइल। यानी अगर आप 1 ग्राम का पीस लें, उसको इतना पतला करें तो जितना पतला आप गोल्ड के पीस को कर सकते हैं उतना पतला आप सिल्वर को नहीं कर सकते, और दूसरों को और भी नहीं कर सकते। तो बेस्ट मैलिएबल गोल्ड, बेस्ट डक्टाइल भी, सॉरी डक्टाइल भी गोल्ड है, लेकिन बेस्ट कंडक्टर सिल्वर, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद कॉपर का नंबर आता है। जैसे आप देखते हैं घरों में कॉपर के तार यूज होते हैं, समझ में आया? ये सारी प्रॉपर्टीज के अलावा भी कुछ और प्रॉपर्टीज है। मेटल्स होते हैं जनरली सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, सॉलिड होते हैं। तो ये मेटल्स को देखो भी कुछ एलिमेंट्स हैं जिनमें प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं,
ये सारी सारी प्रॉपर्टीज उनमें थोड़ी बहुत होती हैं, तो उसको उन्होंने एक नाम दे दिया मेटल, पुराने जमाने में। और जो टूट जाते हैं, फोर्स लगाएं टूट जाए, जैसे पत्थर के ऊपर फोर्स लगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, हड्डी पे फोर्स लगे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, उसको ब्रिटल कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ब्रिटल। तो ये प्रॉपर्टी किसी भी दूसरे एलिमेंट है उसमें, वो बहुत से एलिमेंट है जिसमें ये प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं पाई जाती, वो ब्रिटल होती है। जिनमें कंडक्टिविटी ऑफ हीट भी नहीं होती, कंडक्टिविटी ऑफ करंट भी नहीं होता, और उनमें लस्टर भी मेटल जैसा नहीं होता, लस्टर भी मेटल जैसा, इसलिए मेटेलिक लस्टर बोलते हैं। तो अब उनको इसको क्या कहते हैं? ये भी एलिमेंट सारे एटम में जैसी प्रॉपर्टी शो करना, तो उसको नाम दिया उस जमाने में नॉन मेटल। तो पहले दो तरह के एलिमेंट पाए गए, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल बहुत सारे थे, नॉन मेटल बहुत थोड़े से। फिर आगे साइंस ने तरक्की करी, फिर एक ग्रुप एलिमेंट का ऐसा मिला कि वो हायर टेम्परेचर में तो मेटल की तरह बिहेव करते, जो मेटल की प्रॉपर्टी है, यानी कंडक्टिविटी भी शो कर रहे हैं, कंडक्टिविटी हीट भी शो कर रहे हैं, लाइट इलेक्ट्रिसिटी भी शो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत मैग्नेटिक टाइप की हाई टेम्परेचर पे। और लो टेम्परेचर पे, बहुत ही लो टेम्परेचर पे माइनस में पहुंच जाए तो वो ब्रिटल हो जाते हैं, नॉन मेटल जैसे। तो भाई ये तो दोनों की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, हाई टेम्परेचर पे मेटल की तरह, लो टेम्परेचर पे नॉन मेटल की तरह। भाई इसको क्या कहें? तो उसको भी कहा मेटोलाइट। क्या कहा? तो मेटोलाइट की डेफिनेशन है, दे आर द एलिमेंट्स which show properties like a metal at high temperature and a non-metal at low temperature. इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है सिलिकॉन, यानी सैंड जो है, रेत जिसे कहते हैं, रेत जो है उसका फॉर्मूला SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड कहलाता है, ऑक्साइड है वो। इसको जब ब्रेकअप करते हैं तो इसमें से एक एलिमेंट निकलता है सिलिकॉन के नाम पर, उससे आपके वो बनते हैं, क्या नाम है, ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल में आने काम आता है, वो सेल जो लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं। एक बार समझ में? तो ये जो चीज पाई गई उसको क्या नाम दिया उन्होंने? कहा मेटोलाइट। बल्कि इनमें से एक मेटोलाइट 7 है टोटल, 6 या 7। उनमें एक मेटोलाइट ऐसा था कि वो हाई टेम्परेचर पे डिस्कवर हुआ था, उनके ये मेटल है, उसके उन्होंने वो बना दिए बटन, तो मैल्येबल होता है हाई टेम्परेचर पे, बटन लगा के उन्होंने कोट पे लगा दिए। वे सस्ता भी है, अच्छा भी है, अच्छी चीज हो गई। अब वो जंग में जाना पड़ गया उनकी फौज को, फौज की वो बना दी जर्सी वर्ल्ड कोट वाली। अब उस फौज को जाना पड़ गया जंग के अंदर, सेकेंड वर्ल्ड वार में हुआ। वो जंग हो गई ऐसे इलाके में जब टेम्परेचर -30 पहुंच गया, तो वो जो कोट के बटन थे वो सारे वो नॉन मेटल उनका ब्रिटल होगा, जरा सी उस पर हाथ लगे और वो जैसे मिट्टी का ढेला होता है, उसमें जरा जोर से जरा फोर्स लग जाए तो क्या होगा? टूट जाएगा। वो टूट के गिरने लगे, अब वो क्या करें? लड़ाई, बंदूक संभाले या अपने कोट संभाले? दिस हैपेंड, दिस नेचुरल फैक्ट बता रहा हूँ आपको, क्या नाम है, हिस्टोरिकल फैक्ट। दिस शायद इट हैपेंड इन सेकंड वर्ल्ड वॉर। बस समझ में आया? फिर उस पर रिसर्च हुई, उन एलिमेंट पे, आर्सेनिक है उसमें, एंटीमनी है, ये सारे जो है मेटोलॉइड्स है। ये इनको ऊपर इनकी प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करेंगे। बड़े कीमती मेटल एलिमेंट होते हैं, जैसे बहुत सारी कीमती चीज़ें, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती हैं। जैसे सिलिकॉन से जो बनते हैं आपके फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनते हैं, वो सेल जो आपके कैलकुलेटर्स में लगते हैं, वो समझ में आए? ऐसे सेल जो अब तो घरों के ऊपर वो बनने लगे, सोलर सेल के पैनल। तो इनमें दोनों प्रॉपर्टीज आ जाती है, मेटल की भी, नॉन मेटल। अगले चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि एक और चीज देखी गई कि मेटल्स के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ, ज्यादातर मेटल में वो 1 से 3 तक होते हैं। 4 वाले हैं थोड़े से, जैसे टिन है उसमें 4 होते हैं, टिन इज अ मेटल। लेकिन ज्यादातर में कितने होते हैं? 1 से लेके, बहुत कम है। नॉन मेटल में एक इलेक्ट्रॉन वाला नॉन मेटल एक ही है, वो है आपका हाइड्रोजन। 2 इलेक्ट्रॉन वाला नॉन मेटल, जिसमें 2 प्रोटॉन हो 2 इलेक्ट्रॉन हो, वो है हीलियम। वो क्या है? बाकी जो नॉन मेटल्स हैं उनमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं
वो जनरली 4 या 4 से ज्यादा होते हैं। जनरली वाले इसलिए यूज कर रहे हैं, कुछ कम वाले मैंने आपको बता दिए, हाइड्रोजन में नहीं है, लेकिन जनरली 4 या 4 से, जैसे सिलिकॉन है उसमें 4 होती है, सॉरी सिलिकॉन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, एटॉमिक नंबर जो उसका सिलिकॉन का क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो आउटरमोस्ट शेल में पाई जाती है, वो इलेक्ट्रॉन जो मतलब एटम के अभी अगले चैप्टर में आगे डिटेल पढ़ोगे, हम यहाँ पे नहीं जा रहे हैं। न्यू जो सेंटर जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं अलग अलग ऑर्बिट्स में, जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट घूम रहे हैं। तो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसके इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो जनरली 1 2 3 होते हैं। पूरे में इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा हूँ मैं आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, वो जनरली 1 2 3 होते हैं, कुछ में ज्यादा भी है, 4 वाले भी हैं, और नॉन मेटल्स में जनरली 4 या 4 से ज्यादा हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी मोर। जैसे कार्बन है, कार्बन इज ए नॉन मेटल, उसके अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, लेकिन उसका आउटर मोस्ट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने? वो जो है जो आउटर मोस्ट शेल होता है कार्बन में, उसमें इलेक्ट्रॉन 6 में से 2 अंदर, 2 शेल होते हैं उसमें, अंदर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले शेल में 4 है। आप अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो खैर ये डिटेल इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में एलिमेंट को मेटल नॉन मेटल को डिवाइड करना, ये भी आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। यहाँ जो हम पूछेंगे आपसे पूछिए व्हाट इज मेटल, तो मेटल आर दोज एलिमेंट्स व्हिच जनरली हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएबिलिटी, डक्टिलिटी, metallic luster, and they are generally good conductor of heat and electricity। और इनकी डेंसिटी अक्सर ज्यादा होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से भारी होते हैं, एक्सेप्ट फ्यू मेटल। कुछ मेटल है जो पानी में डालोगे तो तैरने लगेगी, वो भी सोडियम और पोटेशियम की साथ है, मतलब ज्यादा मेटल पानी में डाल दे तो डूब जाएगी। क्या होंगे वो? जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का अगर एक को डाले शीट बना के डाले वो तैरेगी, लेकिन अगर उसी एल्यूमिनियम का सॉलिड पीस पानी में डाले तो डूब जाएगा, वो नहीं तैरेगा। हाँ एल्यूमिनियम बोट बनाने का काम आता है, जहाज बनाने का काम आता है, लेकिन वो शीट की फॉर्म में उसको मोड़ के बोट के जहाज बनाते हैं। अगर सॉलिड पीस लेंगे तो वो डूब जाएगा। तो मेटल्स हैव जनरली हायर डेंसिटी देन वाटर, जनरली क्यों यूज कर रहे हैं? ठीक है, हर जगह पे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। अगर हम प्योर उसको कहते नहीं मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, तो भाई सोडियम क्या होगा? सोडियम तो मेटल है, लेकिन वो तो पानी में तैरता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो इसलिए केमिस्ट्री के अंदर बहुत जगहों पे आपको वर्ड जनरली इसलिए यूज करना पड़ता है कि एक्सेप्शनल केस कवर हो जाए। एक्सेप्शनल केस कहते हैं जो एक दो एग्जाम्पल लाइन से अलग हटकर है। जैसे कभी कभी होता है कि एक क्लास के अंदर सारे ही बच्चे जो हैं वो फेल हो रहे हैं, लेकिन एक बच्चे का 100 नंबर आ गया। अब वो टीचर कहते हैं ये तो सब फेल होगा लेकिन इसके तो 100 है, तो वो क्या कहते हैं कि इज एन एक्सेप्शन, ही इज एन एक्सेप्शन, यानी ये एक्सेप्शन है, यानी कुछ एग्जाम्पल थोड़ी सी कुछ चीजें जो दूसरों से अलग हटकर हो, एक्सेप्शन कहलाती है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? एक्सेप्शन कहते हैं। आम डेली लाइफ भी यूज करते हैं, फिर घर के अंदर सारे लोग बहुत शरीफ है, बहुत लोगों की इज्जत करते हैं, लोगों को फायदा पहुंचाते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। एक लड़का उसमें ऐसा भी है जो हर एक से लड़ता रहता है। तो अब कोई पूछे भाई आप जिस घर में सभी लोग अच्छे, ये तो खराब क्यों आ गया, तो क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन। समझ में आ गई ना बात? बहुत सारी लड़कियां जो अपनी माँ की मदद करती हैं, हेल्प करती हैं काम में, कभी ये झाड़ू में, कपड़ में, धोने में, कुछ भी किसी भी काम में माँ की मदद करना वैसे बहुत अच्छा मतलब में आया, माँ पेरेंट्स की हेल्प करना। लेकिन उस वहाँ पे एक लड़की ऐसी भी है को कहती है बड़े तो हम परवाह नहीं कर रहे, कर दो खुद कर लेंगे। तो कहते हैं सारे लोग अच्छे हैं, ये काम नहीं कर रहे, तो क्या कहते हैं उसको कि ही इज एक्सेप्शन। तो वर्ड एक्सेप्शन वाला समझ में आ गया कि सब एग्जाम्पल बहुत सारी एक जैसी हैं, लेकिन एक आध एग्जाम्पल ऐसी भी है जो उनसे अलग हटकर उसे एक्सेप्शन है। तो आई थिंक मेटल और मेटलाइट दोनों की डेफिनेशन समझ में आ गई। अब कोई पूछे व्हाट इज मेटलाइट? मेटलाइट आर दो एलिमेंट which are neither variable, ये सारी बातें लिखो नहीं है, which are neither variable nor ductile and they are bad conductor of heat and except graphite।
यहाँ भी एक्सेप्शन है। जो पेंसिल जो आप में ग्रेफाइट यूज होता है जिससे पेंसिल बनती है वो खुद कंडक्टर और हीट भी और लाइट इलेक्ट्रिसिटी भी है, इसलिए आपके जो सेल्स होते हैं उसमें ग्रेफाइट के वो होते हैं सेल्स लगे हुए। जो आपकी वो होती है ना क्या नाम है बैटरी जो होती है, बैटरी जो आप बड़ी बैटरी आपको खोलेंगे तो ग्रेफाइट की रॉड मिलेगी उसके अंदर काली काली, तो वही रॉड है ग्रेफाइट की पेंसिल में भी लगता है। तो नॉन मेटल्स आर बैक कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉन मेलेबल एंड डक्टाइल और दे आर बैक कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट दे कैन नॉट ओवरहीट। अगर इसको हम एक्सेप्शन को नहीं लिखेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाती है। एक्सेप्शन से ये होता है कि कोई चीज़ अगर ऐसी नहीं है तो फिर वो कबो भी कवर हो जाती है। ये बात समझ में आ गई? मेटलाइट्स आर दोज एलिमेंट व्हिच शोस प्रॉपर्टीज लाइक ए मेटल, कहाँ एट हाई टेम्परेचर एंड दे शो प्रॉपर्टीज लाइक ए नॉन मेटल एट लो टेम्परेचर। खत्म। एग्जांपल में 2-3 याद कर लो, अगले चैप्टर में भी आएंगे। सिलिकॉन है, एंटीमनी है, सिलिकॉन एंटीमनी, आर्सेनिक है। आर्सेनिक होम्योपैथी की बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, फूड पॉइजनिंग में दी जाती है, बॉडी की जगह काम आती है। अभी कोविड हो गया ना उसमें भी आर्सेनिक देते थे। समझ में आ गई? 6 या 7 नॉन मेटलाइट्स है जिनमें जो कॉमन है जिनको आपको बार बार याद करना है, बोरोन है, सिलिकॉन है, एंटीमनी है, आर्सेनिक है। यही बात समझ में? और आप 2-3 1-2 और हैं वो आप पढ़ लेंगे हायर क्लास। आई थिंक आपको सबकी समझ में आ गई। नॉन मेटल में आपने एक्सेप्ट किसको किया था? एक्सेप्ट नॉन मेटल में कहते हैं नॉन मेटल आर बैक कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन को कहते हैं। ग्रेफाइट क्या है? वो कार्बन की एक फॉर्म है। डायमंड और ग्रेफाइट कार्बन 3 फॉर्म में मिलता है। एक फॉर्म तो अभी चंद साल पहले डिस्कवर हुई है। ग्रेफाइट एक ग्रेफाइट है, डायमंड है और एक कहलाती है क्या? नहीं वो उसका नाम है उसका बड़ा लंबा नाम है, उसको C66 कहते हैं। क्या बोलते हैं? C66। उसका जो स्ट्रक्चर है फुटबॉल की तरह होता है। जो फुटबॉल जैसे होती है ना, फुटबॉल में पेंटागन बने होते हैं बहुत सारे, तो उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो पेंटागन का उसका देखो एक एटम से स्ट्रक्चर नहीं बनता। एक एटम चाहे डायमंड का हो, चाहे ग्रेफाइट का हो और चाहे C66 का हो, वो सब एक जैसे सारे एक ही प्रॉपर्टी शो करेंगे। बहुत सारे एटम मिलके स्ट्रक्चर बन जाता है। जैसे एक ईंट से घर नहीं बनता, बहुत सारी ईंटें मिलके घर बनता है। वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, वो डोम शेप का भी हो सकता है, वो सर्कुलर भी हो सकता है। बहुत सारी ईंटें मिला के तो बनाएंगे ना सर्कुलर शेप, एक ईंट से तो नहीं बनेगा ना। जैसे एक ईंट जो है वो अपने आप में यूनिक होती है, उसकी प्रॉपर्टीज है, दूसरी ईंट होगी वो भी वैसी होगी। तो डायमंड का एटम लो, ग्रेफाइट का एटम लो, सब एक जैसे होंगे। लेकिन डायमंड के अंदर उनका जो अरेंजमेंट है, वो जो अरेंज करके यूनिट बनाते हैं, वो उसका स्ट्रक्चर अलग होता है और इसको हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोलते हैं। हाई क्लास में पढ़े कैसा? टेट्राहेड्रल। और ग्रेफाइट जो होता है वो हेक्सागोनल शेप का होता है। किस शेप का? और C66 जो होता है उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट वो पेंटागोनल होता है और पूरा यूनिट जो है उसका वो जैसे फुटबॉल होती है उस तरह का होता है। C66 बोलते हैं उसको। क्या? C4 कार्बन 66 एटम मिलके वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। बाद में आप पढ़ोगे इनको हाई, अभी अगले चैप्टर में या हाई क्लास में इनको एलोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट। एलिमेंट सेम है लेकिन देखने में अलग अलग है। जैसे डायमंड हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, डायमंड पे हथौड़ा बजाओगे तो हथौड़ा वो टूटेगा नहीं, हार्डेस्ट है। तो ग्रेफाइट पे हथौड़ा बजाओगे तो वो पाउडर बन जाएगा। जब है दोनों कार्बन, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आती है सेम एलिमेंट होने पे, वो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, वो एलोट्रॉप कहलाता है। क्या? एलोट्रॉप हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम उसको डिटेल में नहीं आ रहे। अब आ रहे हैं मेटलाइट्स की डेफिनेशन भी समझ में आ गई, कुछ एग्जांपल भी समझ में आ गई मेटलाइट्स की। बोरोन है, सिलिकॉन है, एंटीमनी है, हैं? एक मिनट, अब आप बताइए, आप पूछिए क्या पूछ रहे हैं? किसकी? Metalloids are those elements which behave like a metal at higher temperature and
बिहेव लाइक ए नॉन मेटल एट, अब बिहेव का मतलब यानी मेटल की प्रॉपर्टी शो करना है। बिहेव तो ऐसी कहेगी ना। अब मिसाल के तौर पे कि भाई इसकी क्या बिहेव का मतलब क्या हुआ कि उसकी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। समझ में आया? ये एक खरगोश है, अब वो खरगोश हम लेके आए और उसने जनाब क्या नाम है चूहे पे अटैक कर दिया, कि आपको देख के वो म्याऊं म्याऊं करने लगा, तो आप उसको खरगोश थोड़ी को आपको ही बिहेविंग लाइक ए कैट, तो कैट की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, कैट जैसा बिहेव कर रहा है, तो विच बिहेव लाइक ए मेटल, यानी मेटल की प्रॉपर्टी शो करती है एट हाई टेम्परेचर एंड बिहेव लाइक ए नॉन मेटल एट वेरी लो टेम्परेचर। पॉइंट समझ में आ गया? अच्छी तरह कोई बैठा है खोपड़ी में, याद भी हो गया होगा। वैसे तो आमतौर से प्रायः मेरा याद भी हो जाता है अगर ध्यान से सुन लो, लेकिन रिवीजन जरूरी होता है ना, भूल जाओगे। आप ये क्या डाउट था? यू आर आस्किंग, यू आर रेजिंग योर हैंड। अब आप पूछिए डाउट क्या है? सर वो मेटल का मैं बता रहा था एक और प्रॉपर्टी जो सोनरस होती है। हाँ, सोनोरिटी लिख सकते हैं। सोनोरस को कहते हैं कि जब मेटल के ऊपर दूसरा मेटल टकराता है या फोर्स लगा दी जाती है मेटल की शीट के ऊपर, तो वाइब्रेटिंग साउंड आती है। कैसी साउंड? जैसे घर आपके स्कूलों के अंदर जब घंटा बजता है तो उसको वो आवाज टच वाइब्रेट करती हुई चलेगी, देर तक आती रहेगी। और यही आवाज अगर आप इस लकड़ी पे लगाएंगे तो दब की आवाज खत्म। अब ये वाइब्रेट नहीं कर रहा, ये नहीं आ रहा कि देर तक आपने लगाया वो आवाज आ रही है टन। अब जब वो रास्ते में पिलर्स होते हैं लोहे के, कभी कभी लोग चलते हुए उस पिलर के ऊपर कोई लकड़ी मार देते हैं तो आवाज आती है वाइब्रेटिंग साउंड। वैसे वाइब्रेटिंग साउंड बोलते हैं जो कंटिन्यूअस वाइब्रेट करती हुई आती है, थोड़ी देर तक एग्जिस्ट करती है, एकदम खत्म नहीं होती। जब आपके घरों स्कूलों के अंदर जो आपकी कभी बेल बज गई, एक बेल इलेक्ट्रिक बेल होती है, और एक होती है लोहे का, वो होता है बड़ा सा लोहे का हो या वो क्या नाम है मेटल का प्लेट हो, और फिर वो उससे क्या मारता है, सर मारता है अपना, क्या मारता है, हैमर मारता है, फिर आवाज फैलती है, वो वाइब्रेटिंग साउंड आती है, जिसको कहते हैं सोनोरिटी। साउंड को क्या कहते हैं? सोनोरिटी। और इनको कहते हैं सोनोरस। तो मेटल्स आर जनरली सोनोरस। जनरली क्यों कह रहे हैं कि सोडियम की मैंने एग्जांपल दी, सोडियम पोटेशियम, ये जो सॉलिड फॉर्म है जिनको आप लेते हैं सॉलिड ही मिलते हैं, ये ऐसे होते हैं जैसे पनीर और जमा हुआ पनीर, जमा हुआ मक्खन। अब उसके ऊपर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वहां पे आपको वाइब्रेटिंग साउंड नहीं आएगी, वहां पे वैसी साउंड आएगी जैसे आप पनीर के ऊपर आप फोर्स लगाएं या मक्खन की जमे हुए मक्खन पे फोर्स लगाएं, थप की आवाज आएगी, आवाज तो आएगी। तो आवाज आने का चैप्टर फिजिक्स में आप पढ़ेंगे कि आवाज की आवाज क्यों पैदा हुई हो, क्यों इसलिए आई है, वो थप हो जैसे ये थप, बस खत्म। तो ये सोनोरिटी नहीं, सोनोरिटी मतलब कंटीन्यूअस वाइब्रेटिंग साउंड। तो मेटल्स आर जनरली सोनोरस एंड नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस। तो कोई भी नहीं होता, एक एग्जांपल भी नहीं जो थोड़ा बहुत सोनोरस हो। पॉइंट क्लियर हो गया आपके? सर ब्रोमीन का क्या प्रॉपर्टी है? क्या? ब्रोमीन का ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल। सर इसकी अलग प्रॉपर्टी होती है? उसकी हर नॉन मेटल की दूसरी नॉन मेटल से अलग होती है। अरे बता दो, कोई भी नॉन मेटल या मेटल लो, उनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग होगी। कोई भी दो एलिमेंट लो, उनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे से क्या होगी? भले तो अगर एक ही प्रॉपर्टी हो तो एक एलिमेंट से एक एलिमेंट के नाम से जाने जाएंगे, शेप के केमिकल प्रॉपर्टी अगर सेम होगी तो। ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये तीनों ये जो है कि खानदान के ही टर्म। एस्टिडीन चार है, समझ में आया बात? ये फ्लोरीन सबसे बड़ा पहला इम्पोर्टेंट नंबर है, फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, फिर एसिडीन है पांचवें में। ये सारे अलग अलग एलिमेंट है और ये सारे नॉन मेटल है। ये सारे तो इनमें से कोई भी एलिमेंट जो है वो ना तो वेरिएबल है, ना रटाइल है, ना कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है, ना सोनोरस है। सोनोरस समझ में आ गए? सोनोरिटी किसे कहते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट टू प्रोड्यूस वाइब्रेटिंग साउंड व्हेन हिट बाय एन ऑब्जेक्ट। व्हेन हिट बाय एन ऑब्जेक्ट, अपना नहीं मदद करेगा, रख के आवाज आने लगी, वो मोबाइल करता है। यह है समझ में? जब मोबाइल रखा हुआ वो टाइम आ गया, वो आपने सेट कर रखा, वो बजने लगा। मेटल नॉन मेटल नहीं बजते अपने, तो हिट करेंगे तब बजेगी।
आई बात समझ में? कोई डाउट है? हाँ, इधर इधर भी डाउट है? तुम लोग आपस में डिस्कस करो, बात ही बात। आदमी की एक कहावत है कि अगर तुमसे कोई कहे पहाड़ अपनी जगह से खिसक गया तो वो हो सकता है सही। यस, पहाड़ की जगह बदलती है, बिल्कुल ये सही है, 100% सही साबित होगी। देखो ये कहे कि आदमी की खसलत बदल गई, आदत बदल गई, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन आदत बनती है, जैसे आप खाना पकाते हैं ना, कई घंटे में जाके खाना पकता है, ग्रेजुअली कुक होता है, जब वो पक के तैयार हो जाता है तो अब आप चाहो उस खाने को वापस किसी और फॉर्म में ले जाओ, तो आप उसको वापस रॉ फॉर्म में जाओ, वो नहीं जाओ, जब पक गया तो अब वो पक गया। तो हमारी आदतें जो है ना खाने की तरह पक रही है, अभी प्रोसेस में मेरी पक चुकी है, आपकी भी प्रोसेस है, 2 साल और चाहिए। अगर आपने अपने आप को सुधार लिया इन 2 सालों के अंदर, अच्छी उसमें आ गए तो बहुत अच्छी बात है। समझ में आई बात? है एक दफा जब वो पक गई तो फिर आदत नहीं बदलती। तो मेरी आदत को गुस्सा शामिल है, गलत है, मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब कर तो मुझे गुस्सा आ जाता है। आई वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस मैटर। अब ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पढ़ाने के मामले में हंसी मजाक की वो हंसी मजाक करो, कोई हर्ट नहीं है। जब हम पढ़ा रहा हूँ उस वक्त हंसी मजाक नहीं की, उस वक्त तो सिंसियरिटी